प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ मुझे कहते हैं इकरार आस। हमारे साथ मौजूद है मुजम्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ सर। आज के हमारे शो के टॉपिक्स होंगे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, उसके बाद अगला डीजीआई कौन होगा, लाहौर जलसा, और फिर जो खतो खताबत का सिलसिला कब से शुरू हुआ है, अब मखसूस नशिस्तों से मुतालिक खत लिख दिया गया। पहले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। तो सर, ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की ये जो मंजूरी दी गई है सदर की जानिब से, आइंदा मंजरनामे में आप इसको कैसे देखते हैं? देखें, इस वक्त सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट की ये थी कि काजी फायज ईसा का मुकम्मल इख्तियार ख़त्म हो चुका था और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की कमेटी के दो मेंबरान मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने सारा सुप्रीम कोर्ट टेक ओवर कर लिया हुआ था। उनकी मर्जी से केस लगते थे, उनकी मर्जी से बेंच बनते थे और काजी फायज ईसा का मुकम्मल अमल दखल ख़त्म हो गया हुआ था। आप कह सकते हैं कि वो ओएसटी, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान होते हुए ओएसटी हो गए हुए थे और उनका कोई इख्तियार नहीं चल रहा था। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप एक को चीफ जस्टिस बनाएं और फिर उसको बेइख्तियार कर दें। एक बेइख्तियार चीफ जस्टिस का क्या फायदा? तो जो ये नया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर देखे ना, आप जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में पहले ये तय हुआ कि तीन सीनियर मोस्ट लोग इस कमेटी के मेंबर होंगे, पर अब जब इस कमेटी ने काम करना शुरू किया तो ये बात सामने देखे ना, जजों में इतनी सियासत है और ये अदलिया में इतनी गंदी सियासत है कि ये खुद कोई काम मेरिट पे नहीं करते। ये दुनिया को इन्होंने मेरिट पे पाकिस्तान को क्या चलवाना है, ये खुद कोई काम मेरिट पे नहीं करते और सिर्फ सियासत करते हैं। अब मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने मिलकर काजी फायज ईसा को आउट कर दिया और उन्होंने कहा अब हम मिलकर जब बेंच बनाएंगे, हम मिलकर चलाएंगे तो चीफ जस्टिस तो घर चला जाए। तो ये बात हुकूमत के सामने आई कि इस तरह तो चीफ जस्टिस जो है वो रिडंडेंट हो गया है। तो आप चीफ जस्टिस के ओहदे को रिडंडेंट तो नहीं कर सकते, बेख्तियार तो नहीं कर सकते कि नीचे वाले दो जूनियर जज मिलकर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ओएसडी कर दें, रिडंडेंट कर दें, टेक ओवर कर लें, बगावत कर दें। ये कोई मरट्टों का दौर है कि नीचे से बगावत हो गई है? प्रैक्टिकली मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने मिलकर काजी फायज ईसा के खिलाफ बगावत करती हुई थी और सुप्रीम कोर्ट को टेक ओवर कर दिया हुआ था और चीफ जस्टिस पाकिस्तान बिल्कुल बेख्तियार हो चुके थे। उनकी कोई बात चल ही नहीं रही थी। नतीजतन हुकूमत को का ये ख्याल है कि बहरहाल चीफ जस्टिस का इख्तियार तो बाकी रहना चाहिए। हुकूमत का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का ये था कि मुशावरत से बेंच बने, पर उस मुशावरत का ये मतलब तो नहीं था कि आप चीफ जस्टिस को ही आउट कर देंगे। चीफ जस्टिस ने बाकियों के साथ मुशावरत करनी थी। बाकियों ने चीफ जस्टिस को बेख्तियार तो नहीं कर देना था। तो ये तो पूरा मकसद ही खत्म हो गया। तो लिहाजा गवर्नमेंट ने अब चीफ जस्टिस को ये इख्तियार दिया है कि वो कमेटी का तीसरा मेंबर अपनी मर्जी का लगा सकते हैं। अब उसके नतीजे में होगा ये कि चीफ चीफ जस्टिस कोई सुप्रीम कोर्ट का एक जज इस कमेटी में अपनी मर्जी से डाल सकेंगे और दो जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो इसके मेंबर होंगे ही होंगे। तो आज काजी फायज ईसा, जब ये ऑर्डिनेंस बन गया तो काजी फायज ईसा ने अमीनुद्दीन साहब को इसका मेंबर बना दिया और अमीनुद्दीन साहब के मेंबर बनने के बाद अब ये कमेटी जो है काजी फायज ईसा, मंसूर अली शाह और अमीनुद्दीन पर मुश्तमिल है और मुनीब अख्तर आउट हो गए हैं। बहरहाल मैं समझता हूँ कि आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान को उसका अख्तियार वापस दे दिया गया है और उनका जो अख्तियार उनसे मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने छीन लिया था, वो आज हुकूमत ने उनको वापस दे दिया। ये ऑर्डिनेंस आगे कौमी असम्बली और सेनेट से भी पास हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज ऑर्डिनेंस है। अच्छा, आप वो लोग ऑर्डिनेंस की मुखालफत कर रहे हैं जिन्होंने अपने दौर में बयासी बयासी ऑर्डिनेंस जारी किए हैं, जो कौमी असम्बली के इजलास के दौरान ऑर्डिनेंस जारी कर देते थे, वो आज ऑर्डिनेंस की मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत ने इस ऑर्डिनेंस में ये भी कहा है कि जिसकी पिटीशन पहले आई है वो पहले लगेगी, जिसकी बाद में आई है वो बाद में लगेगी। सही बात है। यहाँ तो मेरा मतलब है, एक सियासी जमात की पिटीशनें रात को दायर होती हैं, सुबह लग जाती हैं। मेरा मुकदमा 10 साल नहीं लगता। मैं 10 साल इंतजार करूं और इमरान खान की पिटीशन सुबह लग जाए, वो रात को दायर करे, सुबह लग जाए तो आप ट्वीट करे। जज उसकी पिटीशन लेने के लिए इंतजार में बैठे होते हैं, हाय पिटीशन आ जाए तो लगाते हैं, हाय पिटीशन आ जाए तो लगा दे। तो मेरी पिटीशन के इंतजार में क्यों नहीं जज बैठे होते कि हाय आ जाए तो लगा दूं? मैं क्यों इस पाकिस्तान का बराबर का शहरी नहीं हूं कि मेरी पिटीशन नहीं सुनी जाती और उसकी सुनी जाती है?
तो हुकूमत ने कहा है कि जिसकी पिटीशन पहले आएगी वो पहले सुनी जाएगी, जिसकी बाद में आएगी बाद में सुनी जाएगी। इस पर किसी को क्या एतराज हो सकता है? बारी से सुनी जानी चाहिए। किसी अदलिया को किसी को खसूसी सलूक किसी के साथ नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा है आपने कोई पिटीशन आउट ऑफ द टर्न सुननी है तो उसकी रीजन लिखें कि आप ये पिटीशन आउट ऑफ टर्न क्यों सुनना चाहते हैं, क्या इसके लिए इंपॉर्टेंस है। ये तो नहीं ना आपकी मर्जी, अब आपने 63 की नजरसानी लगाई ही नहीं, 2 साल नहीं लगाई, आपकी मर्जी, क्योंकि उसमें मुनीब अख्तर साहब ने आए कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट किया हुआ है, वो लगने ही नहीं देते। तो ये कि मेरा रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा जाएगा। तो ये जो जजों की मर्जी है ना बेंच लगाने की, केस लगाने की, ये खत्म होनी चाहिए। ये इनका अख्तियार नहीं है कि कौन सा केस कब लगना है। ये मेरी बारी पे मेरा केस लगना चाहिए। जब मेरी बारी है, अदलिया को मेरा केस सुनना है, अदलिया मेरी बारी किसी और को नहीं दे सकती। अभी क्या हो रहा है? मेरी बारी किसी और को दे दी जाती है। तो ये सब फ्रॉड है और मैं समझता हूँ ये जो इसमें 2-3 अच्छी चीज़ें हैं। फिर ये है कि सारा ट्रांसक्रिप्ट लिखा जाए। ये जज जो रिमार्क्स देते हैं, वो ना फैसले का हिस्सा होते हैं, ना अदालती अहकामात का हिस्सा होते हैं और वो सिर्फ़ मीडिया में सुर्खियाँ लगती हैं, लेकिन वो अदालती फैसलों का हिस्सा नहीं होते। अब उसका ट्रांसक्रिप्ट बनेगा ना, आपने जो रिमार्क्स दिए हैं वो भी तो नोट होने चाहिए, वो भी तो अदालती अहकामात का हिस्सा होना चाहिए ताकि कल को पता लग सके कौन से जज ने क्या रिमार्क्स दिए थे, क्या सवाल किया था, जज केस के दौरान क्या डंडी मारी थी। सारी डंडी मार के आप एंड पे पता ही नहीं लगता आपने क्या डंडी मारी थी। और ट्रांसपेरेंसी नहीं है समात की। समात जो है कुछ मीडिया के लिए और रिमार्क्स दिए जाते हैं और ऑर्डर में कुछ और लिखा जाता है। तो मेरे ख्याल में ये ठीक ऑर्डिनेंस जारी किया गया है। ये अदालती मसाइल हैं, ये अदलिया के अंदर ये मसाइल हैं और अफ़सोस की बात है कि अदलिया अपने अंदर ये मसाइल खुद ठीक नहीं कर सकी, क्योंकि जजेस के इस गंद में बराबर के शरीक हैं। तो मैं तो समझता हूँ ये एक अच्छा ऑर्डिनेंस जारी किया गया है। इसके नतीजे में जो डिस्क्रिपेंसीज़ थी वो दूर हुई। सर, आपसे पूछना चाहूंगी कि अगला डीजीआई कौन होगा, अंदर की बात क्या है? हाँ जी, डीजीआई रिटायर हो रहे हैं। उनकी बेटी की शादी भी है और उनकी रिटायरमेंट की एज भी आ गई है। एक आध दिन में उन्होंने चले जाना है, उन्हें एक्सटेंशन मिली थी 1 साल की। तो बहुत बात हो रही है कि इस मुल्क का नया डीजीआई कौन होगा। देखिए, जिस तरह आर्मी चीफ की तैनाती जो है वो पाकिस्तान में बहुत अहमियत की हामिल है और कौन आर्मी चीफ होगा इसके नतीजे में आप अगला मंजरनामा बना सकते हैं। इसी तरह कौन डीजीआई होगा ये भी बहुत अहम। जो डीजीआई होगा उसका क्या अप्रोच है, वो कैसे काम करता है, उसका मॉडस ऑपरेंडी क्या है, उसका तरीक़ाकार क्या है, वो क्या करता है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो आके टीम क्या बनाएगा, इससे पाकिस्तान की सियासत पर बहुत असर होता है। हम ये कहें कि आईएसआई का पाकिस्तान की सियासत में कोई अमल दखल नहीं, तो ये तो फ़ुज़ूल बात है ना। आईएसआई मुकम्मल एक प्लेयर है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, बल्कि ये कहना कि पाकिस्तान फ़ौज अब सियासत में अपना अमल दखल बजरिया आईएसआई ही रखती है। कोई जीएचक्यू डायरेक्टली तो पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं करता। उसका टूल तो आईएसआई है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल पाकिस्तान के सियासी हलकों में बहुत ये चहमगोइयाँ हैं, कौन बनेगा? अभी तक कोई देखिए ना फ़ौज की तैनातियों पर हम ज़्यादा तो बात नहीं कर सकते, कौन आएगा, कौन नहीं आएगा। ये आर्मी चीफ की सवाबदीद है और वज़ीर-ए-आज़म की सवाबदीद है। इस वक़्त आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म के बेहतरीन ताल्लुकात हैं, लिहाज़ा इसके ऊपर कोई तनाज़ा नहीं हो सकता, जैसे इमरान खान और बाजवा का तनाज़ा हो गया था। फैज़ के जाने के बाद नदीम अंजुम को लगाने पे और सारी लड़ाई वहाँ से शुरू हुई। मुझे नहीं लगता नए डीजी आईएसआई पर कोई शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर का तनाज़ा होगा, बल्कि मैं समझता हूँ इत्तेफ़ाक़-ए-राय से अभी तक कोई नाम आसिम मलिक जो इस वक़्त एजी हैं, उनका चल रहा है कि वो जो हैं एजी जो हैं, वो डीजीआई आ सकते हैं और वो फ़ेवरेट हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में अगले चंद दिनों में नए डीजीआई आ जाएँगे। जब वो आ जाएँगे तो उस पर बात होगी, लेकिन अभी तक तो जनरल आसिम मलिक का नाम जो है, वो फ़ेवरेट के तौर पे चल रहा है। सर, आगे बढ़ते हुए कुछ बात करेंगे जलसे जुलूसों को लेकर। तो पंजाब हुकूमत की जानिब से बड़ा इकदाम सामने आया, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत दे दी है। तो आपको क्या लगता है जो कल अब उनका लाहौर में जलसा होगा, वो फ्लॉप होगा या कामयाब होगा? क्योंकि सीएम के भी काफी मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं। अच्छा, मैंने ये जलसे का इजाज़तनामा पढ़ा है। इसकी जो शिक नंबर 3 है ना, वो ये है कि गंडापुर ने जो 8 सितंबर को तकरीर की है, उस तकरीर पर वो पहले पब्लिकली माफ़ी माँगेंगे इस जलसे में शिरकत से पहले।
अब अगर गंडापुर माफ़ी नहीं माँगते तो क्या उनको जलसे में इजाज़त दी जाएगी आने की? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि गंडापुर जो जत्था लेके आ रहे हैं, जिसको वो ढोल और थाप और बारात कह रहे हैं, क्या उसको अटक्का पुल क्रॉस करने दिया जाएगा या उनको अटक के पुल पर रोक लिया जाएगा? अगर उनको अटक के पुल पर रोक लिया जाएगा तो फिर तो ये जलसा कैसे होगा? क्योंकि ये हो ही केपी की स्ट्रेंथ पे रहा है। पंजाब में तो हमें कोई सरगर्मी नज़र नहीं आ रही, लाहौर में, किसी भी जगह। ये तो सारा केपी के ज़ोर पे अपने जलसे कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस जलसे में कहा गया है कि कोई अफ़गानी परचम इसमें नहीं लहराया जा सकता, कोई अफ़गानी शहरी इसमें नहीं आएगा। तो इसलिए ये इसकी सख्त शराइत हैं, कोई मफ़रूर और इश्तिहारी का कोई वीडियो पैगाम नहीं चल सकता। वो क्योंकि पिछली दफ़ा इन्होंने मुराद सईद का चलाया है। इसी तरह और बहुत सी सख्त शराइत हैं जो 8 सितंबर के जलसे के बाद। लेकिन मुझे लगता है कि कल के दिन में अगर केपी के उसको रोकने का फैसला हुआ जत्थे को, तो फिर तो अटक के पुल पर काफ़ी तमाशा लगेगा। लेकिन मुझे लाहौर और पंजाब में कोई जलसे की गहमा-गहमी नज़र नहीं आ रही। ये केपी से बंदे लाएँगे तो जलसागाह भरेगी। इस्लामाबाद की जलसागाह भी इन्होंने केपी से बंदे लाके भरी थी। ये लाहौर की जलसागाह भी केपी से बंदे लाके भरेंगे, क्योंकि केपी में तो हर एमपी एमएनए को 1000 बंदे का टारगेट दिया गया है, वजीर को 2000 बंदे का टारगेट दिया गया है और तंजीमी ओहदेदारान को 500-500 बंदों का टारगेट दिया गया है। तो टारगेट तो सिर्फ केपी में दिए गए हैं, पंजाब में तो किसी ने कोई टारगेट नहीं दिया। पंजाब में तो कोई वो जो पुशअप्स वाली वीडियोज आ रही हैं वो भी केपी से आ रही हैं। पंजाब में कोई डंड बैठक लगा के दिखाए, वो जो डंड ना तोड़ देंगे ऐसे है, ये तो डंड बैठक ला रहे हैं। तो पंजाब में तो कोई कुछ नहीं है, सिर्फ केपी से लोग आने हैं। अगर पहुंच गए तो जलसा होगा, अगर केपी से लोग ना आए तो जलसा नहीं होगा। लेकिन क्या गंडापुर माफी मांगेंगे जो एनओसी की शराइत के मुताबिक है, वो पता लगेगा। सर आगे बढ़ते हुए कुछ बात करेंगे खतों किताबत को लेकर। तो ये कब से सिलसिला शुरू हुआ है, तो अब मखसूस नशिस्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट को खत लिखे गए हैं स्पीकर्स की जानिब से। तो इस मुतालिक अब आप क्या कहेंगे, क्या कोई और नया खत भी आने वाला है? ये सारी गेम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास पहुंच गई है। स्पीकर्स के खतूत भी हैं, 12 जुलाई का ऑर्डर भी है, एक वजाहत भी है और अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत वो जो कमेटी है वो भी बदल गई है और मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर की वो जो रैकेट था उनका, वो भी खत्म हो गया, जिसकी वजह से काफी वहां पे पिटीशन कैसे लगनी है उस पर बात हो जाएगी। तो मेरा ये ख्याल है कि जो अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर हुक्मरान इत्तेहाद को मखसूस नशिस्तें दे देते हैं तो फिर क्या होगा? क्या कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन आएगी? क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तौहीन अदालत लगेगी? क्या पार्लिमान के ऊपर तौहीन अदालत लगेगी? क्या होगा? इस सब पर अभी बात होनी है। अभी ये अब सिकंदर सुल्तान राजा ने गेम सिकंदर सुल्तान राजा के कोर्ट में है। वो चाहें तो हुक्मरान इत्तेहाद को दे दें, वो चाहें तो रोकें। वो रोज़ का आईनी माहिरीन का इजलास कर रहे हैं। लेकिन अगर उन्होंने क्रीज से निकल कर ये नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद का फैसला कर दिया कि क्या बनेगा और कानून साज़ी के बाद ये हुक्मरान इत्तेहाद की बनती हैं, तो फिर पीटीआई क्या करेगी और वहाँ कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन कैसे लगेगी, ये सब कुछ अब देखने की बात है। लेकिन बहरहाल ये जो स्पीकर्स के खत हैं पंजाब के और सिंध के और केपी के, इसने खेल को दिलचस्प मरहले में दाखिल कर दिया और मुझे लगता है कि सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं, वो हुक्मरान इत्तेहाद को मखसूस नशिस्तें देंगे। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।